हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने आरओ 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज हम अर्थव्यवस्था एंड साइंस के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय और बजट से। तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वच्छ शक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसमें देखिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि ये आपका सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय पोषाहार मिशन जो है ये आपका 2003 नहीं बल्कि ये आपका क्या है 2001 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो देखिए इसमें दे रहा है ये पंचवर्षीय योजना प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और इसमें विकास का जो है मॉडल दिया है एस चक्रवर्ती मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल और महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, यानी कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो आपका किस मॉडल पर आधारित है, वो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम्स के लिए भी, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र और ऑप्शन डी है व्यापार क्षेत्र। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो है वो सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र है, यानी सर्विस सेक्टर। ठीक है, चलिए ये आपका करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप अपडेट करते रहिए। ठीक है, वैसे अगर आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात कर रहे हैं तो आपको आर्थिक समीक्षा 2022-23 को देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उद्योग एवं व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है वह किस नाम से जाना जाता है। सीमांत कृषक यानी मार्जिनल फार्मर, बड़ा कृषक यानी बिग फार्मर, मध्यम कृषक मीडियम फार्मर या लघु कृषक या स्मॉल फार्मर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कृषक की श्रेणियां दी हुई हैं। ठीक है, सीमांत कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास क्या होता है 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसे सीमांत कृषक कहते हैं, यानी मार्जिनल फार्मर कहते हैं। ठीक है, लघु कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि होती है। अर्ध मध्यम कृषक किसे कहते हैं, जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि होती है, और मध्यम कृषक जो होता है उसके पास 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि होती है। और बड़े या बृहद कृषक कौन से कहलाते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की भूमि होती है वो बड़े कृषक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विनियोग को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार जो है वो 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक ठीक होना चाहिए, और कारोबार यानी कि जिसे क्या कहते हैं प्रचलित भाषा क्या होता है टर्न ओवर। ठीक, टर्न ओवर वो 5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा कर कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो आप उसके 1 करोड़ रुपए के बदले आप 5 करोड़ कमाते हैं। तो इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 करोड़ का। लेकिन अगर आपका टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि व्यवसाय का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार यानी टर्नओवर 5 रुपए तक है तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो आपको उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहते हैं, यानी माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत में 1 करोड़ रुपए तक के विनियोग तथा 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले उद्योग को सूक्ष्म उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। उसी तरह है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उद्यम का प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ठीक है, तो सूक्ष्म का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आपका टर्नओवर है। ठीक, इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, ठीक, तो उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्म उद्योग कहेंगे या उद्यम। और 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का ठीक इन्वेस्टमेंट, और 5 करोड़ से जो है 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो लघु उद्यम कहलाएगा। और अगर 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो उसे क्या कहते हैं, मध्यम उद्यम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
भारत में कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 निम्न में से किसका उल्लेख नहीं करता? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, कर कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। ठीक है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन बी यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, ये सम्मिलित नहीं है। 1870 नहीं, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए आपका 1872। ठीक है, चलिए आइए डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये 1872 है। भारत का मुख्य संविदा कानून है। यह अधिनियम संविधाओं के निर्माण, निष्पादन और प्रवर्तनीयता से संबंधित सामान्य सिद्धांतों तथा क्षतिपूर्ति एवं गारंटी, जमानत, गिरवी तथा अभिकरण यानी एजेंसी जैसी विशेष प्रकार की संविधाओं से संबंधित नियम निर्धारित करता है। कंपनी अधिनियम जो है आपका कंपनी एक्ट 2013, ये क्या है? भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो कंपनियों के निर्माण, उनके उत्तरदायित्व, उनकी निदेशक तथा उनकी समाप्ति आदि का नियमन करता है। ठीक है, साझेदारी अधिनियम 1932 क्या है? आपका पार्टनरशिप एक्ट, ये क्या है? तो साझेदारी अधिनियम 1932 में पारित एक अधिनियम है जो साझेदारी फर्मों का विनियमन करती है, और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में पारित हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली तथा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। ठीक, क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें काल क्रमानुसार, यानी आप देखिए यहाँ पे क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लिया है, ठीक है, व्यवस्थित करना है। पहला दिया है आपका डॉक्टर सी रंगराजन, और दूसरा दिया है डॉक्टर आई जी पटेल, एंड तीसरा दिया है आपका डॉक्टर डी सुब्बा राव, और चौथा दिया है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए डॉक्टर आई जी पटेल जो हैं, इनका दिसंबर 1977 से सितंबर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी ये पहले नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका कार्यकाल सितंबर 1982 से जनवरी 1985 तक रहा है। डॉक्टर सी रंगराजन का जो है दिसंबर 1992 से 1997 तक रहा है, और डॉक्टर सुब्बा राव का सितंबर 2008 से लेके सितंबर 2013 तक रहा है। ठीक है, और वर्तमान में रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास, और इसे आप करंट में अपडेट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्या है? साइंस से है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे फिजिक्स से पहला क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, यानी जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ऑप्शन बी है प्रोग्रेसिव या ट्रांसवर्स यानी प्रगामी या अनुप्रस्थ, और सी है अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य यानी स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडनल, एंड ऑप्शन डी है स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो क्या हो जाएगा? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो आपका अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग यानी स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स तरंग उत्पन्न होती है। चलो डिटेल देख लेते हैं। एक सितार में अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है यदि माध्यम के घटक तरंग के संचरण की दिशा की लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसे तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे माध्यम के कण इस दिशा में कर रहे हों, और जो माध्यम के कण हैं, ठीक है, वो तरंग, ठीक है, ध्वनि तरंग ऐसे, और माध्यम के कण जो है ये लंबवत कर रहे हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग केवल ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है जिनमें दृढ़ता हो, जैसे कि ठोस, ठीक है, और तनाव युक्त डोरी और द्रव के पृष्ठ पर उत्पन्न की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आपने कभी कोई पत्थर उठा के पानी फेंका होगा, तो आपने देखा होगा एक लहर उठती है, तो उस वो कौन सी तरंग होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, ये तो सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, गलत है, हरे रंग के लिए होती है। और सुनने की दृढ़ता जो होती है, ठीक है, वो 1/10 सेकंड होती है, और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। ठीक है, तो आपका ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, आपका बी जो है ये गलत है। ठीक है, लाल रंग के लिए नहीं, जबकि क्या होती है? हरे रंग के लिए होती है अधिक सुग्राही। ठीक है, चलिए आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है इसका, मनुष्य की जो आँख होती है वो लाल रंग के लिए नहीं, बल्कि हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। प्रति रंग का अपना एक तरंग दैर्घ्य होता है। हरे रंग का तरंग दैर्घ्य नीले एवं लाल रंग के मध्य में आता है। यही कारण है कि लाल एवं नीले रंग की अपेक्षा हरा रंग हमारी आंखों के लिए सुग्राही होता है। मनुष्य का कान 20 सेकंड से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि 20 से
20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है, जिसमें से 1,000 हर्ट्ज की ध्वनि सबसे सुग्राही होती है। ठीक, कान के सुनने की दृढ़ता जो होती है 1/10, ठीक है, सेकंड होती है। यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि भी आ जाए तो क्या होता है, पहली के साथ मिल जाएगी और हमें कंफ्यूजन होगा, हमें कोई स्पष्ट ध्वनि सुनाई नहीं देगी। और दृष्टि की दृढ़ता भी जो है वो 1/16 सेकंड होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी प्राप्त होगी। ठीक, पहला दिया दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों या दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि ये इनके दो में अधिक होगा। ठीक है, यानी कि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों तो क्या होगा, बल्ब अधिक रोशनी देगी। ठीक है, चलो डिटेल देखते हैं। दो या एक जैसे बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। अतः न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होने पर समानांतर क्रम में जुड़े बल्बों से अधिक रोशनी मिलेगी। इसके अतिरिक्त अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अतः अधिकतम प्रतिरोध होने पर श्रेणी क्रम में जुड़े बल्बों से कम रोशनी मिलेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका केमिस्ट्री से है। तो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। ठीक, कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है या आयरन यानी कि लोहा। ठीक, तो ये क्या होता है, सल्फर। सल्फर जो होता है उसमें वो सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक, तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी तत्व कौन सा, सल्फर है। कैल्शियम तनों के अग्रभागों में वृद्धि तथा पत्तियों को गिरने से रोकने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये जो तत्व दिए हैं इनका उपयोग जो है आपको याद रखना है। ठीक, सल्फर क्या करता है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और कैल्शियम क्या करता है, ये तनों के अग्रभागों में वृद्धि करता है और पत्तियों को गिरने से रोकता है। और जस्ता क्या करता है, आपका न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। तथा जो लोहा होता है वो पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और न्यूक्लिक एसिड की उपापचय हेतु आवश्यक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ऑप्शन बी है ऑटोमोबाइल, सी है तेल रिफाइनरी एंड डी है ताप विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट्स। तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, वो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। चलिए डिटेल देख लेते हैं इसका। तो डिटेल है आपका, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत जो है आपका सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध होती है। तो पूछ सकता है आपसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड में किस की गंध होती है, तो सड़े हुए अंडे की गंध आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अक्सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के माइक्रोबियल टूटने से उत्पन्न होता है, जैसे दलदलों और सीवरों में। इस प्रक्रिया का आमतौर पर अवायवीय पाचन के रूप में जाना जाता है, जो सल्फेट को कम करने तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव चिकित्सा विज्ञान जंतु विज्ञान जूलॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 दिनों में 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, लीवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लीवर में ट्राइग्लाइसराइड्स घटने लगता है या लीवर में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगता है। तो क्या हो जाएगा, लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो कम हो जाता है। अगर हम 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करते हैं तो हमारे लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। तो डिटेल देखते हैं। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर यानी यकृत में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रहित करता है तथा उपवास या भोजन न करने के कारण ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी थैली के रूप में स्थित पित्ताशय ही में ही यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है क्या कहलाता है, गोसा मर रेशम कहलाता है, गोसा मर रेशम कहलाता है। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसका। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है वो गोसा मर रेशम कहलाता है। मकड़ियाँ तरह तरह के रेशमी तंतुओं के उत्पादन में दक्ष होती हैं। इन रेशमी तंतुओं का उपयोग मकड़ियाँ केवल शिकार फंसाने के लिए नहीं बल्कि अपने बिलों के द्वार को ढकने तथा इनकी भीतरी दीवारों पर नरम अस्तर के निर्माण के लिए भी करती हैं। जो हमारा टसर रेशम होता है इसका उत्पादन टसर कीटों के द्वारा किया जाता है। ये अर्जुन, साल, जामुन और बेर आदि वृक्षों पर पाए जाते हैं। मूंगा रेशम जो होता है वो मूंगा कीटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। भारत मूंगा रेशम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अहिंसा रेशम उत्पादन की एक आधुनिक विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कीटों को बिना मारे ही रेशम प्राप्त किया जाता है। यह झारखंड में काफी लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। केला, दाल, अंडा, मछली। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अंडा। अंडा में सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है
अमीनो अम्ल में एमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ध्यातव्य है कि सोयाबीन दाल प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण होता है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल एम फ्लेवोनॉइड्स के कारण या लिथियम बाइकार्बोनेट के कारण। तो ये क्या होता है, तुलसी के पौधे का जो है औषधीय महत्व किसके कारण होता है? वो फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स के कारण होता है। ठीक, डिटेल देखते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स की उपस्थिति के कारण है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है ऑसिमम सैंक्टम है। यह एक द्विबीजपत्री शाकीय पौधा है। इसका उपयोग सर्दी जुकाम खांसी दंत रोग और श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि पशुपालन एवं डेयरी से रिलेटेड है। ठीक, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, इसमें दिया है एक तरफ पशु एक तरफ दिया नस्ल। ठीक है, तो कह रहा है यह यहाँ पे भैंस यानी बुफैलो। तो बुफैलो जो है इसकी नस्ल भदावरी होती है क्या? तो यहाँ पे देख लेते हैं, भैंस की नस्ल जो है वो भदावरी है, ये तो सही है। ठीक, गाय की नस्ल सिंधी होती है, ये भी सही है। बकरी की नस्ल जो है जमुनापारी होती है, बकरी की नस्ल जमुनापारी होती है, ये भी सही है। और भेड़ की नस्ल जो है वो थार पारकर नहीं होती है। ठीक है, नस्ल जो है यहाँ पे सब देख लीजिए, लोही है जो कि सर्वाधिक दूध देती है, कच्छी है, कूका है, गुरेज है, नुरेज है, बीकानेरी है, चोकला है, मागरा है, दानपुरी है, ये सभी जो है। इसमें क्या है कि विकल्प डी सुमेलित नहीं है, लेकिन आयोग ने जो है इसमें ए को माना है, जबकि ये जो है सुमेलित है। ठीक है, तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी लालिमा। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर है, भिंडी है, प्याज है या टमाटर? यानी लेकिन सॉरी, काशी लालिमा जो है वो भिंडी की प्रजाति है। ठीक, काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है। इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी IIVR वाराणसी के कृषि विशेषज्ञ द्वारा किया गया है। हरी भिंडी में क्लोरोफिल होता है, इसलिए हरे रंग की होती है, जबकि लाल भिंडी में एंथोसायनिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि प्राकृतिक वर्धक यानी पिगमेंट। लाल भिंडी हरी भिंडी से ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम और आयरन की अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में गुठली लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है कीटों के नियंत्रण हेतु, ऑप्शन बी है वनस्पति प्रसारण के लिए, ऑप्शन सी है बीजों के अंकुरण के लिए, ऑप्शन डी है खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो जो पौधों में गुठी लगाने का कार्य करते हैं, ठीक है, ये किस लिए होता है? तो ये वनस्पति प्रसारण के लिए होता है। तो पौधों में गुठी लगाने का कार्य वनस्पति प्रसारण के लिए किया जाता है। यह एक कलम विधि का एक प्रकार है। कलम विधि का प्रयोग पौधों में अलैंगिक वनस्पति जनन के लिए किया जाता है। इस विधि से कलम तैयार करने के लिए शुरुआत में शाखा को पौधे से अलग करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कलम तैयार होने के बाद शाखा को काटा जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ठीक, तो पहला है ऑप्शन आपका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, एकदम सही है। www जो है वर्ल्ड वाइड वेब को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। CPU जो है तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि यही आपका गलत है, यानी कि ये आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ठीक, ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या उसका संबंध सही नहीं है? इसमें भी पूछा है। तो पहला ऑप्शन है 1 बाइट बराबर 8 बिट। ठीक है, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट, ये तो होता है, ये सही है। ठीक, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, तो ये भी सही है। ठीक, और कह रहा है 1 गीगा बाइट बराबर 1024 किलो बाइट, गीगा बाइट तो यहाँ पे MB होना चाहिए था। ठीक है, मेगा बाइट होगा। ठीक, यानी कि गीगा बाइट की बात करेगा तो आपका MB होगा। ठीक, और टेरा बाइट है तो यहाँ पे गीगा बाइट होगा, जैसे आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो फ्रेंड्स आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूजफुल भी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।